नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का यह मामला जिसमें शाइस्ता ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, प्रयागराज जिला कोर्ट में अर्जी दी गई है और उसके साथ साथ आपको बता दें अर्जी पर आज सुनवाई होने की संभावना भी जताई जा रही है। शाइस्ता पर घोषित है 25,000 का इनाम और ये तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड की जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब इसी मामले पर शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। मामले पर बड़ी अपडेट यह है कि अब शाइस्ता ने भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है और कहीं ना कहीं आज ये संभावना जताई जा रही है कि अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। लगातार अब सभी आरोपितों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस चौकसी बरतते हुए पैनी नजर उन पर बरत रही है और सभी आरोपितों के खिलाफ पहले ही इनाम की घोषणा की जा चुकी है। शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से अर्जी दाखिल की गई है और संभावना भी आज जताई जा रही है कि आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन एक ऐसी कड़ी बनकर निकली है जिनसे पुलिस को कई राज उगलवा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब शाबिर के साथ इनकी फोटो वायरल होती है तो फोटो वायरल होने के बाद ये पुलिस का जो शक था शाइस्ता के ऊपर वो काफी पुख्ता हो जाता है। कहीं न कहीं इनकी भी भूमिका उमेश पाल हत्याकांड में लेकर संदिग्ध है और जो साजिश रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जो शूटर थे कहीं न कहीं इनके जहाँ पे ये रहती थी घर पे, जिसको बाद में बुलडोजर से गिराया गया है जो अवैध रूप से बना था, तो इनकी भी भूमिका संदिग्ध है और कई चीजें इनसे भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले तक शाइस्ता परवीन बार बार मीडिया में आकर बता रही थी कि हमको हमारे परिवार को राजनीतिक विद्वेष के चलते फंसाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से जब से ये मामला आया है तब से उनको पुलिस से गिरफ्तारी का डर सताने लगा है, जिसको विवेक, लेकिन बीते दिनों एक सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सामने आई थी जिसमें शाइस्ता परवीन तमाम आरोपितों के साथ दिखाई दी है। अब उस मामले पर क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शूटर्स के साथ इनकी फोटो वायरल होती है शाइस्ता परवीन की, उसके बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस इनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। उसी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 15 मार्च को होनी है। हाईकोर्ट ने 15 मार्च की तारीख दी है जब इनकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद कोर्ट ये फैसला करेगा कि इनको अग्रिम जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे विवेक। वहीं प्रयागराज से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हत्याकांड में फरार शूटरों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। असद समेत 5 आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसमें आपको बता दें कि अरमान गुलाम, गुड्डू मुस्लिम पर 5-5 लाख इनाम घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद और साबिर पर भी 5-5 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने शासन आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब इस इनाम की घोषणा कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से ये बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, पहले इनाम की घोषणा कम थी जिसे बढ़ाया गया, अब इनाम की घोषणा 5 लाख तक पहुंचा दी गई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से आगे रुख अपना रही है। शायद हमारा संपर्क संवाददाता विवेक से नहीं बन पा रहा है। लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले पर, प्रयागराज हत्याकांड मामले पर यह कार्रवाई की जा रही है और यूपी पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ एक एक आरोपित को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। इनाम की घोषणा भी की गई और जिसको अब बढ़ा दिया गया है। इस पर ज्यादा बड़ा अपडेट ये मिला है कि 5 लाख अब रकम कर दी गई है।
हत्याकांड में फरार शूटरों की तलाश अब तेज कर दी गई है। खासतौर पर बात करें तो अतीक के बेटे असद पर भी 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, असद के साथ साथ 5 लाख का इनाम अन्य 5 आरोपियों पर भी घोषित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से ये बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, पहले इनाम की घोषणा जिसमें रकम कम थी, अब रकम को भी बढ़ा दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर। तरीके से उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े हुई निश्चित तौर से पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ था। लगातार पुलिस की 10 से 12 की टीमें उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में इन शूटर्स की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम और एसओजी की टीम, सब लोग मिलकर किसी न किसी तरीके से इन जो 2 शूटर्स है इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अतीक अहमद का जो बेटा है अशद, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और जो इनाम की राशि थी उसकी रकम को अब 2.5 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। तो स्पष्ट संदेश है कि इनको किसी भी सूरत में इनको बख्शा नहीं जाना है, चाहे किसी भी तरह से पुलिस को इनपुट मिले, चाहे वो कोई पब्लिक की तरफ से मिले, चाहे पुलिस का कोई मुखबिर दे। तो एकदम संदेश स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से ये जो शूटर्स हैं ये पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रयागराज की पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि इन शूटर्स को जल्द से जल्द किसी भी दशा में इनको पकड़ा जाए, जिससे आगे की सारी जो इन्होंने षड्यंत्र रचे थे, जो सारी चीजें निकल कर सामने आए और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जिनकी भूमिका जी। विवेक, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां प्रयागराज के राज्यपाल हत्याकांड का मामला, राज्यपाल की पत्नी पूजा पाल को मिलेगी स्थायी सुरक्षा। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने पूजा पाल को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। पूजा पाल की ओर से सुरक्षा के लिए दाखिल अर्जी की गई थी और आपको बता दें कि गवाहों को सुरक्षा न देने पर पुलिस अफसरों से जवाब तलब किया गया है। सुनवाई के दौरान साबरमती जेल से वीसी से पेश हुआ अतीक। आपको बता दें कि बरेली जेल में बंद अशरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और मामले में पूजा पाल की गवाही हो चुकी है पूरी। वादनी होने के चलते पूजा पाल कर रही है पैरवी और पूजा पाल ने आरोपियों से जान का खतरा बताया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे का रुख कर लेते हैं सीधे। विवेक, जिस तरह से ये बड़ी खबर के तौर पर भी देखा जा रहा है, पूजा पाल राज्यपाल की पत्नी जिन्हें अब अस्थायी सुरक्षा देने की बात सामने आई है, क्या माना जाए जिस तरह से लगातार गवाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उमेश पाल को भी बीते दिनों मौत के घाट उतारा गया, क्या ये माना जाए कि सुरक्षा में चूक ये गवाहों की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या होती है, हत्या होने के बाद क्योंकि कहीं न कहीं से अगर उमेश पाल और पूजा पाल का संबंध है तो उनका भी एक रिश्ता निकलकर सामने आया था, वो परिवार के सदस्य थे। तो हत्या होने के बाद से पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा था कि उनको स्थायी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजू पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या होने के बाद अब एकमात्र वही एक गवाह बची है जिनको बार बार इस मामले के लिए लखनऊ की कोर्ट में जाना पड़ता है। उनको कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद है और अशरफ है, कहीं न कहीं उनकी भी हत्या कराई जा सकती है इस मामले को खत्म करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र लिखने के बाद उनको ये आज सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है कि इनको स्थायी सुरक्षा दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। और अब खबर रामपुर से, जहां 2 पैन कार्ड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट में 500 रुपए के हर्जाने के साथ इसे स्वीकार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर टूल बनाया जा रहा था, 2 पैन कार्ड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई और अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला था जिसमें आज सुनवाई होनी थी। आज सुनवाई होगी जिसमें क्या कुछ सामने आएगा, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, क्योंकि 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला था।
अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसे कोर्ट ने 500 रुपए के हर्जाने के साथ स्वीकार भी किया। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को झटका लगा है। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ। सीधे तौर पर हाईकोर्ट का यह बड़ा कहना। 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करे, हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश। इसके साथ साथ 6800 शिक्षकों की चयन सूची से हाईकोर्ट को रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने रद्द किया है, रिव्यू करते समय 50% से अधिक ना हो आरक्षण। शिक्षकों के समायोजन की नीति बना सकती है सरकार। 3 महीने में पूरी की जाए कवायद, हाईकोर्ट का ये बड़ा कहना। तब तक काम कर रहे शिक्षक हटाए नहीं जाएंगे, ये भी आदेश दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से ये बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। आरक्षण तय करने में कमी पाई गई है, नियमों का पालन नहीं किया गया, सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने ये कहा है। बिल्कुल 2019 में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जो आरक्षण नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी थी, लमसम 124 याचिकाएं जो दायर हुई थी हाईकोर्ट में, सभी याचिकाओं की एक साथ कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कहा था 2 जून 2020 में कहा था कि जो भी आरक्षण प्रणाली लागू हुई उसका जो भी भर्तियां हुई उनका रिव्यू किया जाए, लेकिन उस दौरान भी नहीं हुआ। उसके बाद कल एक बड़ा फैसला आया, जिसमें हाईकोर्ट ने तमाम जो 6800 शिक्षक भर्ती थी उनको रद्द कर दिया। साथ ही साथ कोर्ट से कहा है कि जो नियमावली है आरक्षण लागू करने की, उसका अक्षरशः पालन किया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी आरोप लगाया था कि जिन आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ थी 65% से ज्यादा थी, उनको भी आरक्षण श्रेणी में रखा गया, जो नियमता गलत है। वहीं जो अनारक्षित वर्ग के छात्र अभ्यर्थी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक बार टीईटी समेत जो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर उनको लाभ मिल चुका आरक्षण का, तो फिर उसके बाद यहां पर लाभ आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 65% से ज्यादा जिन अभ्यर्थी ओबीसी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जो कट ऑफ है, उनको अनारक्षित वर्ग में रखा जाए, जो नियमता सही है। निश्चित तौर पर अब 3 महीने के अंदर सभी चीजों का रिव्यू करना होगा सरकार को। उसके बाद अपनी जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में पेश करनी होगी, और फिर उसके बाद कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हुई है दाखिल। यूपी सरकार ने दाखिल की है रिपोर्ट। आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए एससी से हरी झंडी का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का सीधे तौर पर इंतजार किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुमति के बाद आरक्षण सूची की जाएगी जारी, और इसके साथ साथ अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। यूपी निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। यूपी सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। और खास तौर पर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है यूपी सरकार ने, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्या माना जाए, निकाय चुनाव की तारीखों का क्या ऐलान हो सकता है, हरी झंडी दे दी जा सकती है क्या? बिल्कुल, अगर बात करें निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव जनवरी महीने तक संपन्न हुए थे, लेकिन जो कोर्ट में मामला पहुंचने की वजह से, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया था कि जो आरक्षण नियमावली लागू की गई थी वो सही नहीं की गई है, साथ ही साथ रैपिड टेस्ट नहीं के जरिए से आरक्षण जो है वो लागू किया गया था, जो आयोग होता है उसका गठन नहीं किया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट ने फैसला दिया था कि आयोग बना करके बाकायदा सर्वे कराया जाएगा, सर्वे के बाद जो रिपोर्ट होगी उस पर ही फैसला लिया जाएगा। सरकार
सरकार ने 5 सदस्यीय जो है समिति बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट पहले सरकार को पास भेजी गई और सरकार ने उसको कोर्ट के सामने रखा। निश्चित तौर पर अब कोर्ट इसमें पूरा एनालिसिस करेगा इस चीजों को, उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर चुनाव कब होगा। जो संभावना पूरी है अप्रैल के महीने में जो अधिसूचना है चुनाव की जारी हो सकती है। हालांकि जो अंतिम जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो चयन प्रक्रिया होती है, वोट जोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो भी तय शुरू हो चुकी है। 17 तारीख उसकी अंतिम तिथि है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले महीने किसी भी दिन किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है और उसके बाद चुनाव हो सकते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि लंबा समय हो गया है, क्योंकि अब सभी जितने भी नगर निकाय हैं वहां पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, प्रशासक की देखरेख में ही काम चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई बड़ा फैसला होता है, प्रशासक के पास भी लिमिटेड जो है वो अधिकार होते हैं, जिससे तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बेहतर नहीं चल पाती। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, जिससे जो है निकायों को अपना जो है अध्यक्ष मेयर वो मिल जाए। निश्चित तौर पर अश्विनी, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार देखा गया है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजर कर जाता है और ओबीसी जो वर्ग है उत्तर प्रदेश में खासा महत्वपूर्ण जगह रखता है। ओबीसी वर्ग को किसी तरह से नहीं नकारा जा सकता और ये सभी राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बखूबी समझती हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हो या देश में सबसे बड़ा वोट बैंक तो ओबीसी ही वोट बैंक है। कई जातियां इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं सरकार कोई भी हो, विपक्ष हो, ओबीसी वर्ग को बिल्कुल भी नकार नहीं सकता है। देखा जा रहा है कि हर कोई चाह रहा है कि ओबीसी वोट बैंक जो है उसके साथ आ जाए, जिससे उनका भला हो जाए। इससे पहले भी देखा गया कि 2017 से पहले चुनाव होते थे तो ओबीसी 60% लगभग 70% जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो कट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए हर कोई पार्टी अपना प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि जो आरक्षण प्रणाली है वो बेहतर ढंग से लागू हो, जिसमें किसी वर्ग को दिक्कत ना हो, क्योंकि तमाम जगह खामियां पाई गई हैं। कई सीटें ऐसी थी निकाय की जो कई सालों से कई चुनावों से एक ही उन पर आरक्षण प्रणाली लागू हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी था। अब रिपोर्ट दाखिल हो गई है, रिपोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला लेता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। अब खबर लखनऊ से, जहां बीबीडी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, कई घायल जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। अयोध्या हाईवे पर लगा लंबा जाम। आपको बता दें कि बीबीडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां ये बड़ी दुर्घटना हुई है। बीबीडी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की जोरदार टक्कर हुई है, जोरदार भिड़ंत हुई है और एक व्यक्ति की मौत की खबर अभी तक, और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है। अस्पताल में इलाज उपचार उनका किया जा रहा है। खास बात यह रही कि अयोध्या हाईवे पर भी इस दुर्घटना के बाद लंबा जाम लगा। ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की जोरदार टक्कर हुई। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दुखद बात यह कि हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, कई लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। बीबीडी थाना क्षेत्र में ये भीषण दुर्घटना हुई है। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की जोरदार टक्कर का ये पूरा मामला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, बीबीडी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खबर यह है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या स्थिति फिलहाल घायलों की? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से बीबीडी थाना क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की जोरदार भिड़ंत हुई है, क्या अपडेट आपके पास? घायलों की संख्या कितनी है?
बिल्कुल बात करें, कल देर रात बीबीडी थाना क्षेत्र में एक हादसा हुआ है जिसमें डबल डेकर बस है, वो ट्रक खड़ा था सामने, उसमें जाके घुस गई, उसको टकराई, उसके बाद एक घर था उसमें घुस गई जाकर के, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, लमसम आधा दर्जन लोग घायल में हैं। ये पूरा जो वाकया हुआ अयोध्या हाईवे पर हुआ, जिसके चलते लंबा जाम वहां पर लग गया। प्राइवेट डबल डेकर बसें हैं या फिर प्राइवेट बसों का जंजाल इस समय लखनऊ में इतना फैला हुआ है। जो परिवहन विभाग है उनके अधिकारियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं ये संचालित बसें हो रही हैं, क्योंकि इनके पास परमिट होती है, वो टूरिस्ट परमिट होती है, इस स्थलों की घूमने की होती है, लेकिन ये सब सवारियां ढो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आए दिन हादसे होते हैं, आप चाहे आगरा एक्सप्रेस देख लीजिए, चाहे देख लीजिए, सप्ताह में है कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है, कई लोगों की जान जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी हैं वो पैसे के मुंह में इतना मोहित हो चुके हैं कि वो जो जनता के हित के लिए कदम नहीं उठा पा रहे हैं। जब न्यूज इंडिया ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें तमाम बसें सीज भी की गई थी, उस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर स्थिति है जो वो जब की तक बन गई, फिर उस तरीके से संचालित लखनऊ से बसें हो रही हैं। निश्चित तौर पर ना तो इनकी नियमावली कोई होती है, ना ही इनमें कोई जो नियम लागू होते हैं, हल्ले से बसें चल रही हैं। लेकिन तो जिस तरीके से कल हादसा हुआ इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और तमाम घायल भी हैं। हालांकि घायलों का इलाज चल रहा है और जल्द ही उनको जो है घर भेजा जाएगा। जी अश्विनी, खासा बात ये भी रही क्योंकि इस हादसे के बाद हाईवे पर कई घंटों तक जाम भी लगा रहा और सवालिया निशान भी इसलिए खड़े किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ का माहौल थोड़ा अफरा तफरी वाला होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से जाम लग जाता है कि लोग देखने के लिए जाते हैं। निश्चित इसके चलते कहीं ना कहीं कल अयोध्या जो हाईवे है उस पर भी जाम लगा था, 1 से 1.5 घंटे तक जाम रहा था। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते जल्द ही जाम खुलवा दिया गया था और लोगों को अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। और खबर बाराबंकी से, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक की भिड़ंत हुई है। 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बाइक सवार की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत भी हुई है और आपको बता दें कि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मदपुर खाला के बैराना मऊ कुरेलवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बाइक सवार की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत की खबर और 3 घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज उपचार किया जा रहा है। तेज रफ्तार 2 बाइक की भिड़ंत हुई, 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि बाइक सवार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। फिलहाल मौत की खबर सामने आई है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मदपुर खाला के बैराना मऊ कुरेलवा का ये पूरा मामला। वही मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां एसएसपी संजीव सुमन का ऑपरेशन क्लीन जारी है। चेकिंग के दौरान 2 थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रही है मुजफ्फरनगर से, जहां बदमाशों से गाड़ी, ट्रैक्टर और 2 तमंचा बरामद किया गया है। बदमाशों पर लूट और चोरी के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। एक और अन्य बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बुढ़ाना और शाहपुर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। वहीं फर्रुखाबाद से अब खबर, जहां चौकी के सामने दबंग युवक का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है। शराब के नशे में दबंग युवक ने पुलिस को दी धमकी और चौकी को आग लगाने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि दबंग युवक के सामने पुलिस बेबस दिखी। दबंग ने कार को सड़क के बीचों बीच किया था खड़ा। शराबी दबंग ने पुलिस कर्मियों को सुनाई है खरी खोटी। कर्नलगंज पुलिस चौकी के सामने ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दबंग युवक के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। लगातार धमकी दी गई। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।